हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। समझ गए होंगे आप लोग, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मैकेनिक्स जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने जाएंगे। इसमें टोटल देखा जाए तो 3 पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले है सेंटर ऑफ मास, सेकंड जो अपना है रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 3 पार्ट होते हैं। हम लोग इसको एक ही में करेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, COM एंड RM, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो उसको करेंगे। कॉम्पिटेटिव सेक्शन है तो थोड़ा सा इसको हम लोग फिर भी बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम्स आपके सामने होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की हम बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है, फिर इसके फॉर्मूले और इन सब चीजों पर भी हम आएंगे। तो देखो, सेंटर ऑफ मास के लिए हम ये बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास, पहले बेसिक्स हम थोड़ा डिस्कस कर लें, ये जरूरी होता है, क्योंकि सीधे हम ऊपर जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए उतना वो नहीं होता। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। बात खत्म नहीं हुई, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर मास ऑफ द होल बॉडी एज्यूम्ड कंसंट्रेटेड। हमें मानते हैं कि जैसे हम यहां बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम ये मान के चलते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। अब रियलिटी नहीं है, एक ही समझ ला जी, बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। सेंटर ऑफ मास रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी नहीं है तो इमेजिनरी होगा। मेरे बोलने से पहले कई लोग आप लोगों में समझ लिए होंगे कि सर ने कहा कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ रियलिटी। अब सेंटर ऑफ मास रियलिटी नहीं है तो इमेजिनरी। अरे भाई, कहा जाता है ना कि ये जो वर्ड है ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, केवल इन दो नजरिए से देखना बंद कर दो। बिल्कुल सेम यहां पर भी वही है। सेंटर ऑफ मास रियलिटी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमेजिनरी है। इट इज ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सेंटर ऑफ मास जो है वो रियलिटी नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर मास ऑफ द होल बॉडी एज्यूम्ड कंसंट्रेटेड। इट इज नॉट रियलिटी, इट्स ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इट मे बी लाई इनसाइड और आउटसाइड टू द बॉडी। ये आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। अब इन्हीं के साथ एक कंफ्यूजन आ गया होगा दिमाग में, अरे यार सर ने बता दिया कि सेंटर ऑफ मास ये वो ऐसा। तो 1 मिनट, एक कपड़ा इसको इधर रखें, पहले हम डिस्टर्ब कर रहा है, माइक ऑन है। हाँ, अब ठीक है। तो ये लगेगा कि यार सर बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ये, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? लगेगा ना कि भाई ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो वही है। तो देखिए डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है, हम एज्यूम करते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहीं पे कंसंट्रेट है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उस पर हम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बात आई समझ में? मींस सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अब जैसे छोटी मोटी कोई बॉडी ले हम ना, अगर जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हो गया या कुछ ऐसी ही, मतलब 10-15 मीटर 20 मीटर की 1 किलोमीटर की भी बॉडी ले लें अगर हम, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड करते हैं। है ना कंफ्यूजिंग?
कि अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर ये कोई बॉडी है और एक स्ट्रेट रॉड हमने ले लिया, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके मिड पॉइंट पे होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगी। तो बहुत जल्दी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जहां होगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। आसान है, मतलब जजमेंटल बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं इंडिया में। ये चीज किसी भी बात को पूरी सुनने से पहले मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं कि चलो ठीक है ये ऐसा है। जैसे एक बार मैं रास्ते से जा रहा था तो देख रहा था कि 3-4 पुलिस वाले मिलके एक आदमी को मार रहे थे काफी। तो देखने के साथ ही भाई जैसे आप हो ऐसे हम, हमें लगा यार बहुत गलत आदमी है, लोग इस तरह से किसी को मारा जाता है। फिर बाद में समझ में आया कि एक बूढ़ी औरत थी और वो सामान लेके जा रही थी और ये सूट बूट में जा रहे थे, हल्का सा उससे टच हो गई बॉडी तो उसको थप्पड़ मार दिया, गिरा दिया, उसके हाथ टूट गए। इनका ईगो इतना था। जब ये पूरी बात मैंने जानी तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया कर रहे थे और मारना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का कोई नहीं है कि इसको पता ही नहीं किसके साथ रिस्पेक्ट देनी है, उसके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, मत दो रिस्पेक्ट। तो मतलब एक जनरल एग्जांपल बताया मैंने कि हम लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। यहां पर भी हमने कह दिया कि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट रॉड लिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे है तो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये तब होता है जब ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो। जैसे अर्थ पे आप देखो, यहां पे हम कोई चीज देख रहे हैं, इतना बड़ा रॉड हो तो जो ग्रेविटी यहां है वही ग्रेविटी वहां है, हर जगह ग्रेविटी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है जी, जैसा कि आपको पता है चेंज होता है, तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट पॉइंट पे होंगे। बात आई समझ में? ये बताना था। तो सिंपल है काफी हद तक कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पूरी बॉडी का मास एज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेट होता है, या हम एज्यूम करते हैं। ये रियल नहीं होता, इट इज नॉट रियलिटी, बट इट इज ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ठीक है। इसके अलावा, इन सब के अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि जहां पे पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का वेट उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है। ग्रेविटी चेंज हुई, यूनिफॉर्म नहीं है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो किसी भी वजह से हमने यहां पे और यहां पे ग्रेविटी को चेंज कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इस बॉडी में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो इसके सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली, कहीं से भी इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। बात आई समझ में? तो मतलब यह है कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे एक पॉइंट में। और अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, डिफरेंट पॉइंट पे। जैसे अब आप कहोगे कि चलो सर ने तो कह दिया, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे ले लें, हमने ले लिया ये कोई बॉडी स्क्वायर शीट ले लिया, तो इस पर सेंटर ऑफ मास भी यही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर यही मास कुछ ऐसे है, इस टाइप से बूमेरैंग स्टाइल में, तो फिर सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर होगा। ठीक है। तो ये मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, 2 पॉइंट सिस्टम लेते हैं तो उसको देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि
ये एक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या किया कि यहां पे एक मास रख दिया m1 और ये यूं किया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है r1। उसी तरह से यहां पे एक मास रखा m2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या है r2। और साथ ही साथ ये यूं किया कि यहां पे है क्या सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या होगा RCM। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। तो ये जो ओरिजिन है इसके अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट अबाउट ओ के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो पहले m1 का ले लें, तो मास इंटू डिस्टेंस यानी m1r1 प्लस m2 का क्या होगा यहां से, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस है तो डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ मास क्या होगा मास इंटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ चार्ज जो आप आगे पढ़ते हो डाइपोल में वो क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो ये तरीका होता है पॉइंट ओ के अबाउट अगर हमें मोमेंट देखना है तो क्या होगा मास इंटू डिस्टेंस इक्वल टू। अब सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो हम एज्यूम करते हैं कि m1 भी यहीं पे आ गया एंड m2 भी यहीं पे आ गया, तो क्या होगा m1 इंटू RCM प्लस m2 इंटू RCM। m1 यहां पे आ गया तो m1 इंटू RCM ओ के अबाउट ले रहे हैं एंड m2 इंटू RCM ये भी आ गया, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा आगे अगर हम क्या करें कि एक लाइन और लिखें m1r1 प्लस m2r2 इक्वल टू RCM अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा m1 प्लस m2। तो यहां से हम लिख सकते हैं RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया RCM। और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो क्लियर है RCM इक्वल टू क्या होगा m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। अच्छा इसको समेशन फॉर्म में लिखना हो काफी आसान है RCM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n MIRI टू सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n MI। अब आप समझ सकते हो I को पहले 1 रखो m1 r1 I क्या है 1 से स्टार्ट है m1 r1 समेशन लगाए प्लस फिर I को क्या रखो 1 के बाद 2 तो m2 r2 प्लस फिर I को 3 रखो m3 r3 कहां तक जाएंगे n तक और इसमें I इक्वल टू 1 टू n mi I को 1 रखो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टू mn। ये तरीका होगा। ये तो x एक्सिस के लिए हो गया सॉरी r के लिए हो गया, लेकिन x और y और z एक्सिस के अलोंग भी तो होगा, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। r तो चलो टोटल डिस्टेंस आ गया जिसमें x और y प्लेन यहाँ पे है z प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे देखेंगे देखिए यहां से अगर हम देखना चाहें XCM तो क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 अप टू mn, ये हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर काफी हद तक बेसिक है, तो यहां से हो जाएगा xcm इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi, ये हो गया। अच्छा, xcm के लिए हो गया। ycm देखें तो क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। तो यहां से ycm इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi yi अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi। ये हो गया अपना किसके लिए, y एक्सेस के लिए। ठीक है, जनरल फॉर्म है, बहुत जरूरी नहीं है, बट आना चाहिए आपको। ठीक है, आज तो बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे इसके सारी चीजों को। ठीक है, तो अब इसके बाद ZCM अगर हम देखें तो ZCM हो जाएगा कितना, m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn, ये हो गया ZCM। तो यहां से क्या हो जाएगा, ZCM इक्वल टू कितना, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi zi डिवाइडेड बाई सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n mi, ये अपना आ गया ZCM। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अबाउट z एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में हम न्यूमेरिकल्स में इसको करेंगे। ठीक है, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये केवल थ्योरी पार्ट के लिए, आपको समझने के लिए, इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है। ये जो लास्ट में इस समेशन का जो हमने यूज किया, इसका तो कहीं यूज है ही नहीं, कहीं पे यूज नहीं है। लेकिन हाँ चलो, थोड़ा सा बता दिया आपको, इतना है बस। ठीक है, तो आते हैं हम लोग इसके बाद से अगले पार्ट में। पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर लें, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, फिर इसके इंटीग्रेशन फॉर्म पे भी आएंगे हम लोग। पहले जो इसका जनरल फॉर्म है, पहले उसको निपटा लें। देखिए यहां से अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसकी बात करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, भाई पोजीशन पता है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, आपको पता है ना। डी बाई डी टी ऑफ एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आएगी। इसी तरह डी बाई डी टी ऑफ बी क्या आ जाएगा, ए। वेलोसिटी को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली इसी का हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास,
RCM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अप टू MnRn होल डिवाइडेड बाई कितना M1 प्लस M2 अप टू Mn। तो यहां पे यूज करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें निकालना है वेलोसिटी और पोजीशन हमें पता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो r हम फाइंड कर चुके हैं। अब पोजीशन पता है तो हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए, d बाई डी टी ऑफ RCM इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ M1R1 प्लस M2R2 अप टू MnRn होल डिवाइडेड बाई कितना M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये अपने पास हो गया। तो d बाई डी टी ऑफ RCM क्या होता है, यहां से ये आता है VCM और ये हो जाएगा M1 और d बाई डी टी ऑफ R1 प्लस M2 d बाई डी टी ऑफ R2। इसी तरह से ये हो जाएगा Mn d बाई डी टी ऑफ Rn और फिर होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू Mn। तो यहां से हो जाएगा VCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अप टू MnVN होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ गया। ठीक है, यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी। चाहे तो इसको मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो VCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा समेशन के फॉर्म में भी अगर आपको लिखने का मन कर रहा है कि यार उनको कर दिया तो यहाँ पार्शियलिटी क्यों करेंगे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n और ये क्या होगा MI VI अपॉन सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n MI। ये हो जाएगा। और फिर इसको मोमेंटम के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो VCM इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंटम, यानी क्या होगा P1 प्लस P2 अप टू Pn होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा। इसको भी अगर आपको लिखना है कि VCM को हमें मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n Pi अपॉन सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n Mi। ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और आ गई है, इसको हम करके और मतलब ये जो बेसिक्स है पहले इसको निपटा लें, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको निपटाना ही था हम लोगों को। इसमें हम बात करने जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो कैसे करेंगे, यहां पे हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। काफी आसान है, अभी हमने आपसे बताया कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन।
डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला? वेलोसिटी। अब यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या लिख दे? सिंस VCM इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn। अब आपको यहां से देखना है, वेलोसिटी है, क्या चाहिए हमें? एक्सेलरेशन। तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम यहां क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ VCM इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 अप टू Pn होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू Mn। तो डी बाई डी टी ऑफ VCM क्या हो जाएगा? ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डी बाई डी टी ऑफ P1, अच्छा वेक्टर भी लगा ही दे, कोई बहुत ज्यादा वो तो है नहीं, प्लस इसको करें तो क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ P2, इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ Pn होल डिवाइडेड बाई कितना? M1 प्लस M2 अप टू Mn। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर हम बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही तो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। याद है न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन होता है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिकली इसका यूज सबसे कम है। न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूटन सेकेंड लॉ का सबसे ज्यादा यूज नहीं है, थर्ड लॉ का यूज ज्यादा है, लेकिन थ्योरेटिकली न्यूटन सेकेंड लॉ इज द एक्चुअल लॉज ऑफ मोशन। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑल्सो यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। बट इन डेली लाइफ क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, रास्ते में जब किसी झगड़ा हो गया, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, एक्शन, आपने खींच के मारा, रिएक्शन देखो यूज हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। चलिए आते हैं हम यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो न्यूटन सेकेंड लॉ P अपॉन टी या डी बाई डी टी ऑफ P dP अपॉन डी टी, जो मैंने वो बोल दो, क्या होगा? F1 प्लस F2 अप टू Fn। M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये, और इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना है, ACM इक्वल टू, तो सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N Fi डिवाइडेड बाई सिग्मा I इक्वल टू 1 टू N Mi। ये अपने पास हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी है। अगर हम ये मान लें कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होने का मतलब है कि जो A1 है, जो A2 है, ये सब के सब क्या होंगे? An भी क्या होगा? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स यहां पे हमने एब्सेंट कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होने का ये कंडीशन होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब कि ये जीरो होगा। इसका मतलब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू Fn इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ये सब भी जीरो होंगे।
तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो पूछा भी जाता है कि अगर दो बॉडी है, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है जो आपने पहले पढ़ा होगा। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कहां पे मिलेंगे, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, इंटरनल है। दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि यहां पे इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास, तो ये दोनों आके यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी भाई। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी दो बॉडी यहां पे स्टार्टिंग में रेस्ट में है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे। एक चीज और, मान लीजिए कि अर्थ हो गई है और मून, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ ज्यादा होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्थ और मून है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अर्थ और मून के केस में सेंटर ऑफ मास जो हैवी बॉडी होती है हमेशा उस तरफ होता है। ठीक है, अर्थ और मून के केस में सेंटर ऑफ मास हमेशा अर्थ की तरफ ज्यादा होगा, या कोई भी दो हैवी बॉडी है, एक हैवी एक लाइट बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी की तरफ होता है, न कि लाइट बॉडी की तरफ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये वो नहीं है क्या बोल, जस्टिस नहीं है कि मतलब उसका झुकाव जो वीक है उसकी तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। और जस्टिस भी एक्चुअल में, ये थ्योरेटिकली मैंने बताया कि कहीं भी जस्टिस के लिए कोर्ट या कहीं पे जाते हो तो कहा जाता है कि भाई जस्टिस वो है जो गरीबों को मिल जाए, असहाय को मिले। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जस्टिस किसके लिए होता है, जस्टिस होता ही नहीं, हो तो अपनी तरफ खींच लेते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जो पावरफुल होते हैं। वही सेम कंडीशन यहां भी है, सेंटर ऑफ मास भी जो हैवी बॉडी होती है हमेशा उसी की तरफ होता है। ठीक है, अब एक चीज और, यहां पे केवल इन्हीं दो बॉडी की बात हो रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये दोनों यहीं पे मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन एच.सी. वर्मा जी की बुक में है, उसमें कुछ ऐसे है कि ये कोई भी आपने यहाँ पे यूटेंसिल रख दिया और इसके अंदर हमने आइस रख दिया और आइस को मेल्ट होना है, आइस को मेल्ट होना है यहां से, ग्रेविटी फ्री हॉल है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में क्या चेंज होगा, तो कोई भी फोर्स तो है नहीं यहां पे, तो आइस मेल्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका आज का बेसिक लेक्चर था जिसमें कि हमने इन सब चीजों का डिस्कस किया था डिटेल में। अब जो कल लेक्चर होगा इंटीग्रेशन फॉर्म और इसके न्यूमेरिकल्स, ये हम कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा मोस्ट प्रॉब्ली कल का लेक्चर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।